एक और नए रिपोर्ट कार्ड का, और आज जिस कंपनी का रिपोर्ट कार्ड देने वाले हैं उनका जो सॉफ्टवेयर है आपको एक और दूसरे फोन में दिखता है। समझ गए कि नहीं समझे? मैं बात कर रहा हूं ओप्पो की, और जिसमें आपको उसका एक नया रूप नजर आता है वो है वन प्लस। तो कैसा रहा ओप्पो का ये साल, तो इस पे हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे, लेकिन सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं अभिषेक और अजय का। जैसे कि हम हमेशा स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले नंबर्स की बात करते हैं, और यहां नंबर्स बोलने में मुझे बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि इन लोग ने इस साल लॉन्च किए 14 वेरिएंट, और उनके सब वेरिएंट्स इंक्लूड कर लें वो भी 14, यानी कि नो कंफ्यूजन। एक फोन लॉन्च किया, एक ही वेरिएंट में लॉन्च किया, जिसको लेना है ले लो, वरना दूसरा ऑप्शन ले लो। एंड 2022 के कंपैरिजन में करें तो इस साल इनके वेरिएंट्स भी कम लॉन्च हुए हैं और टोटल मॉडल्स भी कम लॉन्च हुए हैं, जैसे कि अभी तक हमने बाकी के रिपोर्ट कार्ड्स में देखा। अजय, आपके लिए सबसे बड़ा हिट पॉइंट क्या था ओप्पो के लिए 2023 में? मेरे लिए ओप्पो का हिट पॉइंट ढूंढना बड़ा मुश्किल है एक्चुअली। इमीडिएटली मेरे दिमाग में कोई हिट पॉइंट आ नहीं रहा था जी। बस मेरे को एक ही चीज लगती है कि इनका जो सोच है या जस्टिफिकेशन है जी, कि हम नंबर्स की तरफ नहीं और हम रेंज की तरफ नहीं, हम सिर्फ प्रॉफिट्स की तरफ देख रहे हैं जी। तो आई थिंक अपनी कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाना चाह रहे हैं। आई थिंक यही मुझे लग रहा है हिट पॉइंट। बाकी इसके अलावा मुझे हिट पॉइंट की तरफ से तो खास कुछ दिमाग में इमीडिएट, यानी कि पैसा 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 पैसा, कहां पैसा है, पैसे की तरफ पूरा फोकस था। अभिषेक, आपको क्या लगता है, कोई हिट पॉइंट आपकी नजर में? इंडिया में नए सेगमेंट में एंट्री मारी है ओप्पो ने, फोल्डेबल्स में 2 फोल्डेबल लॉन्च करे, तो कंपटीशन बढ़ा रहे हैं मार्केट में, सैमसंग के साथ compete कर रहे हैं। तो लेकिन फोल्डेबल्स के साथ एक नेगेटिव पॉइंट भी है, वो हम आई थिंक आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर इनका ओप्पो की साल की जो एक हिट पॉइंट देखा जाए तो हल्ला मचाने में थोड़ा अच्छा रहे। हर एक चीज के बारे में इन्फ्लुएंसर नेटवर्क को काफी यूज किया है और उसके थ्रू हल्ला मचाया था। क्या वो ट्रांसलेट हो रहा था सेल्स में? वो कहानी कभी फिर से ही हम सुनाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इन्फ्लुएंसर नेटवर्क को अच्छे से यूज किया, इवन बेटर देन द अदर ब्रांड्स, और हर एक टाइप के इन्फ्लुएंसर्स पे ज्यादा फोकस करने की कोशिश की थी कि जो उनका टारगेट ऑडियंस है, कम से कम ओप्पो का नाम उनके कान में रहे। तो अब आगे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। अंडर 15,000 इनने अपने 4 डिवाइसेस लॉन्च किए, अंडर 25,000 में 4 डिवाइस लॉन्च किए, यानी कि अंडर 25% में इन लोगों ने ऑलमोस्ट 50% डिवाइसेस अपने लॉन्च किए। वहीं अगर 35% अंडर 35K की बात करें, वहां पर उन लोगों ने 2 डिवाइसेस लॉन्च किए, अंडर 50K 1, अबव 50K 1। डिस्ट्रीब्यूशन ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन यही लग रहा था इस साल ये पूरा फोकस इनका ये अंडर 25K में था। तो इसको देखते हुए क्या आपको लग रहा है कि इनका कोई नेगेटिव पॉइंट है इस साल का? क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन भी देख रहे हैं, प्राइसिंग भी देख ली, तो ऐसा लग रहा है कि सबके सब बजट फोन से, लेकिन कोई नेगेटिव लग रहा है इसमें आपको? इस ब्रांड को अगर आप देखें, इसकी हिस्ट्री भी देख लें पिछले 7 साल की, तो इनका मार्केट शेयर बड़ा कांस्टेंट मार्केट शेयर है। इनका मार्केट शेयर कभी स्विंग नहीं किया। ऊपर वाले ब्रांड हर रिसर्च एजेंसी ने ऊपर नीचे किए, ये बड़े कंसिस्टेंट ब्रांड शेयर वाले ब्रांड है। तो मेरे हिसाब से इन्होंने कोई नई चीज़ की नहीं जब से इनके आई थिंक जो फर्स्ट सीईओ थे 2020 में आई थिंक यहाँ से छोड़ के गए थे। उसके बाद में आई थिंक चाहे वो प्रोडक्ट लाइन हो, जो अभिषेक शायद बेटर मेरे से एक्सप्लेन कर पाए, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे इनका डे टू डे ऑपरेशन हो, कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है। कुछ मतलब ये सिर्फ नहीं कि प्रोडक्ट में ही मिसिंग है, हर जगह कुछ ना कुछ चीज़ लगती है कि इस ब्रांड के अंदर पोटेंशियलिटी है बट मिसिंग है। कॉम्प्लेसेंट बन गए हैं, ये भी कह सकते हैं। कॉम्प्लेसेंट है, या डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं, या मतलब दूसरे लोगों पर डिपेंड करते हैं जो इनके बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं। मैं स्पेसिफाई नहीं करना चाहता कौन, जो इन्हीं से एसोसिएटेड है, उन लोगों से जो शायद इनको एब्सोल्युटली करेक्ट डिसीजन नहीं देते। तो जब मैनेजमेंट वीक हो, मेरे हिसाब से बेसिक इशू है लीडरशिप और मैनेजमेंट की कमी नजर आ रही थी। जैसा पहले सवाल पूछा था कि जो पॉइंट मिस कर गया, जो कमी, सबसे बड़ी कमी, और वो एक्चुअली इस साल की कमी नहीं है, इसलिए शायद मैंने मेंशन नहीं किया, सबसे बड़ी कमी इनकी है लीडरशिप। देयर इज नो लीडरशिप। आप एक नाम चैनल में आप पूछिए कि आप इनका सीईओ कौन है, आपको बताना मुश्किल हो जाएगा। नाम आता है इनके R&D के हेड का, नाम आता है इनके सीएमओ का, नाम इनके कौन इनके सीईओ है, कौन इनके एमडी है, चैनल किसके पास जाए, किस इशू को लेके। एक के पास जाते हैं, एक साल में वो चला जाता है, दूसरा जाता है।
तो इतनी थोड़ी बहुत अनसर्टनिटी है इस ब्रांड के साथ में ना, जी। तो वो उस हिसाब से मेरे हिसाब से जो अभी कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं उस हिसाब से। तो राइट। और अभिषेक, जैसे कि हमने बताया कि इन लोगों के जो इस पर मैक्सिमम दमखम नजर आ रहा था अंडर 15 के और अंडर 25 के, तो देखने में तो काफी अच्छा रोजी पिक्चर नजर आती है, पर मुझे कमी यहाँ पर नजर आ रही है। मुझे नजर आ रही है कि जो इनका जो पोर्टफोलियो था बहुत ही ओवर प्राइस लग रहा था, यानी कि अंडर 25,000 लिए तो थोड़ी ओवर टाइटिंग करते तो शायद वो अंडर 15 के में आ जाता वो डिवाइस। इसके अलावा आपको इसकी क्या कमी नजर आई? जैसा कि मैंने बोला कि वो इनका प्रो भी था कि नए सेगमेंट में एंट्री करी, बट वो कहीं ना कहीं इनके लिए माइनस पॉइंट भी रहा, क्योंकि बहुत जल्दी उन्होंने दूसरा फोल्डेबल लॉन्च कर दिया। Find N2 फ्लिप के ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ्स बाद Find N3 फ्लिप लॉन्च हो गया इंडिया में। तो वो एक्सक्लूसिविटी एक जो रहनी चाहिए फर्स्ट टाइम कस्टमर के लिए, वो कहीं ना कहीं मिस हो गई। मतलब बहुत जल्दी दूसरा ही फ्लैगशिप फोन आ गया, उससे कहीं ज्यादा बेटर, एंड प्राइस में कोई ज्यादा डिफरेंस था नहीं, 5,000 का फर्क था, बट उसमें फीचर्स स्पेसिफिकेशंस उसके प्रेडिसेसर से बहुत बेटर है। यानी कि कुछ ना कुछ कंज्यूमर्स को ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ धोखा हो गया है। एक साल में फ्लिप जैसे फोन या फोल्ड जैसे फोन के कौन 2 फ्लैगशिप्स लॉन्च करता है? एक साल तो लॉन्च करने दो, एक साल तो पूरा एंजॉय करने दो। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें, आपको ए सीरीज में कोई कमी नजर आई? ए सीरीज में मेरे को कोई एक्स फैक्टर नहीं नजर आया इस बार, मतलब कुछ यूनिक नहीं करा है। जैसे फोल्डेबल में एटलीस्ट कुछ यूनिक करा है इन्होंने, बट ए सीरीज जैसे कि आपने बोला ओवर प्राइस तो थी, बट उसमें कुछ एक्स फैक्टर भी नहीं था। जो वो स्पेसिफिकेशंस थी, इनफैक्ट उससे सस्ते फोन में उससे बेटर स्पेसिफिकेशंस मिल रही थी। राइट। यानी कि अगर प्राइस ज्यादा है तो कम से कम कुछ ऐसे फीचर्स दिए जाए जो बाकी फोन्स में नहीं मिल रहे या बाकी ब्रांडेड फोन्स में नहीं मिल रहे हैं। ऐसा कुछ एक्स फैक्टर नजर नहीं आया। रेनो सीरीज जो इस साल थी उनकी कैमरा सेंट्रिक, जैसे हमेशा से रहती है, कैमरा सेंट्रिक ही थी, इस साल भी कैमरा सेंट्रिक थी, लेकिन प्राइस में इस बार भी डिसअपॉइंट किया। वो एक डिसरप्टिव प्राइसिंग ओप्पो के किसी भी फोन के साथ एसोसिएट नहीं की जाती, मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी कमी थी। अभिषेक, अगर टॉप 3 फोन्स की बात करें, नंबर 3 पे कौन सा आएगा? Find N2 फ्लिप, जो इंडिया में इनका पहला फोल्डेबल था, वो नंबर 3 पे आएगा, क्योंकि पहली बार एंट्री करी थी फोल्डेबल में, उस हिसाब से बहुत अच्छा ट्रेंड था वो। राइट। और नंबर 2 पे कौन सा आएगा? नंबर 2 पे रहेगा Reno 10 Pro 5G। कैमरास अच्छे थे, हाँ थोड़ा ओवर प्राइस था, बट स्पेसिफिकेशंस ओवरऑल अच्छा था, ओवरऑल बैलेंस्ड फोन था काफी। और नंबर 1 पे कौन सा आएगा? नंबर 1 पे Find N3 फ्लिप जी, जो उनका दूसरा फोल्डेबल था जी। सैमसंग के साथ compete कर रहा था बिल्कुल हेड टू हेड, और उससे सस्ते में बिका, एंड फीचर स्पेसिफिकेशंस बहुत जबरदस्त थे फोन के। बिल्कुल बिल्कुल। सो फ्रेंड्स, बस इतना ही आज के इस रिपोर्ट कार्ड में जो था ओप्पो का। जल्दी मिलेंगे एक और नए रिपोर्ट कार्ड में। मुझे, अभिषेक और अजीत को दीजिए इजाजत।